एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आप सभी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो। एसएससी एमटीएस के अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वहाँ पर स्टैटिक जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी हम अपलोड करते जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विटामिन्स वाला। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़ के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हम इस टॉपिक को कुछ हद तक यहाँ पे टच कर रहे हैं। पहले विटामिन्स, उनके केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ लेते हैं, वो भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी बन जाता है। आपको पता है विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। ये सब कुछ कराने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बाद में भूल ना जाऊँ, पहले आपको मैं करवा दूंगा। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, WBC। आपने सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स, है ना। साइंस में जब आप बायो पढ़ते हो अपने WBC नाम सुना होगा, RBC, WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ये विटामिन में याद रखना। W का मतलब हो जाएगा वाटर। एक विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। यहाँ से याद रख सकते हो WBC। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी वाले और सी वाले। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। शॉर्टकट से ट्रिक है, बड़ा आसान है, आपको याद रहेगा। WBC याद रखोगे, वाटर सोल्यूबल कौन से? बी और सी। दूसरी तरफ फैट सोल्यूबल कौन से हो जाएंगे? इसके लिए यूज करना कीड़ा, KEDA, कीड़ा, मतलब KED और A। जो ये वाले विटामिन है, ये कौन से विटामिन है? ये वो हैं जो फैट सोल्यूबल हैं। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फैट सोल्यूबल, तो आपको पता होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल बी और सी वाले हैं। बाकी A की बात कर लो, K की बात कर लो, E की बात करो, D की बात करो, ये कौन से हैं? ये फैट सोल्यूबल हैं। अब हम चलते हैं पढ़ना के केमिकल नेम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विटामिन A की बात करेंगे, इसका केमिकल नेम है रेटिनोल, रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन बी यानी कि B1 की बात करेंगे थायामाइन। विटामिन सी की बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करेंगे कैल्सीफिरोल है। विटामिन ई की बात करेंगे टोकोफिरोल आ गया। विटामिन के की बात करेंगे फिलिक्विनवन आ गया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट विटामिन थे उनके केमिकल नेम थे वो आपसे डिस्कस कर लिए। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? आप हालांकि ये 6-7 ही टोटल सामने आपके सामने हैं और ये वाले हैं, इनके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट हाँ पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो तरीका बताऊंगा, उसके बाद पूरे के पूरे नाम याद कर लेना। देखो विटामिन ए में रेटिनोल है, R लिख दो। बी का थायामाइन है, T लिख दो। सी में एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक का A लिख दो। कैल्सीफिरोल का C लिख दो, इसका T लिख दो। पहले तीन कौन से? A, B, C विटामिन। ये कैसे याद रखते हो? R, T और A, मतलब रट्टा लगाते हैं ना, हम क्रैमिंग करते हैं, उसको हिंदी में रट्टा लगाना बोलते हैं। रट्टा, RTA, रट्टा लगाना बोलते हैं ना, तो RTA रट्टा लगा दो विटामिन को। तो R से रेटिनोल, रेटिनोल, T से थायामाइन, थायामाइन, A से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, तो रट्टा आपने लगा दिया। आगे बाद में क्या है? A, B, C के बाद कौन सा आ गया? D और E आ गया। ये कैसे याद रखोगे? इसका कैल्सीफिरोल था, C आ गया, टोकोफिरोल था, T आ गया, तो CT बजाओ। रट्टा लगा दिया, रट्टा लगा दिया, अब CT बजाओ, CT बजाओ। तो C से के कैल्सीफिरोल, T से के टोकोफिरोल। जो पहले T था उसमें थायामाइन था, जो लास्ट में T उसमें टोकोफिरोल है। रट्टा लगा दिया, CT बजाओ। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। जो बाद में K वाला वो फिलिक्विनवन, ये बड़ा नाम है, आप आराम से कवर कर लोगे। इस तरह जो स्टार्टिंग वाले विटामिन उनके केमिकल नेम आपको याद हो गए होंगे। आगे चलते डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियोस को अगर शेयर करोगे तो आपके लिए एक दिन में 2 वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा, हम आपको अच्छा रिस्पांस देंगे। बाकी प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। इनकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी होगी तो क्या होगा? पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब क्या होगा? अगर विटामिन ए की कमी है, जिसको ए की कमी है तो क्या दिख रहा होगा? मतलब ए कहता है ना, पहला लेटर है, पहला अल्फाबेट है। जिसको ए नहीं दिखता तो उसको आंखों में प्रॉब्लम होगी। जिसको ए नहीं दिख रहा उसको पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की प्रॉब्लम होगी। ऐसे याद रख सकते हो। B1 है, B से बैरी बैरी, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, B से बैरी बैरी पढ़ रहा है। C है और एक कर्वी स्कर्वी कर रहा, राइम कर रहा है, C से स्कर्वी कर्वी राइम कर रहा है, ये भी याद कर लोगे। D से रिकट्स है, 2 टिकट चाहिए। D से अगर दो टिकट चाहिए, टिकट का रिकट बना दो, इस तरह से कर सकते हो। E से इनफर्टिलिटी है और K से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। K है मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या? अगर नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ना, तो यानी K से क्लॉट बना सकते हो, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऐसे बना सकते हो। तो इस तरीके से करके जो इंपॉर्टेंट आपके पास विटामिन वगैरह आते हैं वो सारे आप कवर कर लोगे। उनकी केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज। बी कम्प्लेक्स, इसमें और भी कई सारे विटामिन आते हैं, हम कुछ और पढ़ लेते हैं। B1 का तो आपने पढ़ लिया कि B1 की डेफिशिएंसी डिजीज बैरी बैरी है और थायमाइन उसका नाम है। बाकी पढ़ लेते हैं। B2 की बात करेंगे, राइबोफ्लेविन।
तो B2 है, इसका B2 बन सकता है। तो आप बोल सकते हो B2 की जो रिब है वो ऑफ होगी, मतलब B2 की रिब ऑफ, मतलब B2 की रिब खराब होगी, B2 की रिब ऑफ होगी। विटामिन B2 आपने कवर कर लिया। B3 में क्या, नियासिन। नाइसिन के दो तरह के स्पेलिंग होते हैं। विटामिन B3 के नियासिन, B2 की रिब ऑफ हो गई थी, B3 अगर नियासिन नया नया आया था कुछ काम कर रहा हो तो रिब ऑफ होगी। रिब ऑफ क्यों होगी, नया नया आया था कुछ काम कर रहा था। B2 की रिब ऑफ क्यों होगी, नया नया आया था कुछ काम कर रहा था। B5 में क्या, पेंटोथेनिक एसिड, मतलब B5 पेंट में उसका एसिड गिर गया, पेंट में उसका एसिड गिर गया, 5 बार पेंट में एसिड गिर गया। B7 बायोटिन बड़ा कॉमन है, बालों के जो गिरना होता है, बालों के जो भी डिजीज होती है वो विटामिन B7 बायोटिन की कमी होती है। और B9 फॉलिक एसिड, इसके बारे में वुमेंस की बात करेंगे तो जनरली पता होता है, वो मेडिसिन भी खाते हैं। तो B2 अगर रिबोफ्लाविन, B2 की रिब ऑफ हो गई थी, नया नया आया था, 5 बार पेंट में एसिड गिर गया था। B7 बालों की कमी बायोटिन, और B9 फॉलिक एसिड होता है। तो B2 की कमी होगी, B2 की डेफिशिएंसी डिजीज होगी तो स्किन या आई डिजीज वगैरह होंगी। B3 की कमी होगी, मेंटली रिटार्डनेस है। B5 में 5 को 4D सिंड्रोम है, 5 को 4D सिंड्रोम है। 7 को तो हेयर फॉल बता दिया, और 9th में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चों को आगे जाके। तो इस तरह के जो इंपॉर्टेंट विटामिन थे उनके केमिकल नेम डेफिशिएंसी डिजीज करा दिया है। बाकी आपको पता होना चाहिए ये किस में होता है, एग्स में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। वो हर एक आपको सामने चार्ट भी दिख रहा होगा, वहाँ से पढ़ सकते हो कौन सा विटामिन जो है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से देखने को मिलते हैं, कहाँ से आप वो विटामिन गेन कर सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सामने चार्ट आ रहा होगा, उसको अच्छे से कवर कर लेना। ऐसे विटामिन चैप्टर आपको खत्म होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर सोल्यूबल कौन से, फैट सोल्यूबल कौन से हैं। आगे पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट एसिड होते हैं, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछा जाएगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक, आपको याद करना पड़ेगा। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। एंड की स्टिंग होती है, जो चींटी आपको बाइट करते हैं, किस तरह से कह सकते हो, उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है किसमें, एंड की स्टिंग में। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, और एंड की स्टिंग में था फॉर्मिक एसिड। विनेगर जैसे एक जगह सिंपल से यूज़ बताऊंगा, जैसे आप घर में बर्तन वगैरह साफ करो, उसकी जली होती है ना, जाली वुड वगैरह वहाँ पे होती है, वहाँ पे कुछ अटक जाता है ना, तो वहाँ पे विनेगर वगैरह डालो, ऊपर गर्म पानी डाल दो, क्योंकि उसमें एसिड है, वो सारा ठीक हो जाता है अपने आप। तो वो विनेगर एसिटिक एसिड होता है। एंड की स्टिंग जो होती है, जो चिंटी की वो खाती है, उसमें फॉर्मिक एसिड, तभी आपको पेन होता है, मिर्ची लगती है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। दही में लैक्टिक वगैरह एसिड होता है। स्पाइनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। ये 5 याद कर लो एक बार। विनेगर में एसिटिक एसिड बता दिया, एंड की स्टिक में फॉर्मिक एसिड बता दिया, दही में लैक्टिक एसिड बता दिया, स्पाइनच में ऑक्सैलिक एसिड बता दिया, एप्पल में मैलिक एसिड बता दिया। ये 5 एक बार याद कर लो, आराम से कवर हो जाएंगे। विनेगर में एसिटिक एसिड बता दिया, एंड की स्टिक में फॉर्मिक एसिड बता दिया, कर्ड में लैक्टिक एसिड बता दिया, स्पाइनच में ऑक्सैलिक बता दिया, और लास्ट कौन सा था, एप्पल में मैलिक एसिड बता दिया। ये 4-5 आराम से याद कर लोगे। दूसरी तरफ आओगे, ऑरेंज, लेमन या फिर जो भी सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट होंगे, सिट्रिक एसिड आ जाएगा। यूरिन में हालांकि यूरिक एसिड होता है, तो कई बार बेंजोइक एसिड भी होता है, लेकिन यूरिक एसिड उसमें सही याद रखना है। ठीक है, वीट में ग्लूटामिक एसिड होता है। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है। तो सिट्रस एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, और टार्ट्रिक एसिड हो गया। इस तरह से ये वाले एसिड्स पे आप कवर कर सकते हो। और भी कई सारे हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी तरफ एलॉयजल सेक्शन में आते हैं। एलॉयज मतलब कई सारे मेटल्स को मिला के एक चीज़ बनाई जिसको एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास पित्तल जिसको कहते हैं। कॉपर और जिंक का बना होता है। कॉपर और जिंक का क्या बना हुआ है, ब्रॉन्ज बना हुआ है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का बना होता है। ब्रॉन्ज किसका बना हुआ है, कॉपर का और टिन का बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे आपको पता है जेके लेटेस्ट इन्फो का हमारा चैनल है, वो तो आपको शायद उसके बारे में पता ही होगा। एक हमारा नया चैनल और व्लॉग हुआ पॉजिटिव वाइब्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में वो कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाकर भी विजिट कर सकते हो। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, जिसको कान से कहते हैं, कॉपर का और टिन का। ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज किसका है, कॉपर और टिन। कॉपर यहाँ पर भी है ब्रास में, ब्रॉन्ज में भी कॉपर देखने को मिल रहा है। खाली ब्रास में जिंक आ गया, ब्रॉन्ज में टिन आ गया, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ब्रास में जिंक आ गया, ब्रॉन्ज में टिन आ गया। जर्मन सिल्वर की बात करेंगे, इसमें कॉपर इसमें भी है, इसमें जिंक भी है, इसमें निकल भी है। जिंक भी है, निकल भी है। सोल्डर, जो सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपने देखा होगा, जोड़ते होंगे ना वो तार से, वो उसमें टिन और लेड होता है। मेनली उसमें क्या होता है, टिन और लेड उसमें देखने को मिलता है। बेल मेटल की बात करेंगे, कॉपर और टिन देखने को मिलेगा इसकी तरह। इनवर की बात करेंगे, आयरन और निकल देखने को मिलेगा। ये कुछ ही आपके सामने लेकर आया हूँ। इस तरह से कई सारी लिस्ट होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना, जितना आप शेयर करोगे अपने एंड पर रिस्पॉन्स दोगे, उतनी बेहतरीन तरीके से हम और काम कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।